दोस्तों, क्या आप भी स्मार्टफोन प्रोसेसर्स के नाम सुन के कन्फ्यूज़ हो जाते हो और सोचते हो यार आखिर इनका मतलब क्या है। फिर चाहे हो वो क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स, मीडियाटेक के प्रोसेसर्स या सैमसंग के एक्जीनोस के प्रोसेसर, या आप दो प्रोसेसर या दो स्मार्टफोन को कंपेयर कर लेते हो सिर्फ कोर्स को देख के या सिर्फ गीगाहर्ट्ज़ को देख के। अगर इन सवालों के जवाब हाँ हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। मेरा इस वीडियो को बनाने का मोटिव है कि जो कंज्यूमर्स हैं उनमें अवेयरनेस हो, उनको प्रॉपर नॉलेज हो। हम सुनते हैं कंज्यूमर इज़ द किंग, डेफिनेटली कंज्यूमर इज़ द किंग, क्योंकि कंज्यूमर के पास पैसे हैं, कंज्यूमर के पास रिसोर्सेज हैं, उन्हें जहाँ लगाना होगा वो लगाएंगे। पर ऐसे में अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं हो तो कई बार हमें चीज़ें अप टू द मार्क नहीं मिलती। जितना पैसा हम पे करते हैं उस हिसाब से हमें रिटर्न नहीं मिलता। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का यही मोटिव है कि कंज्यूमर्स में प्रॉपर नॉलेज हो। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो ये मैं वादा करता हूँ आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड पहले से नॉलेज है फिर भी मैं रेकमेंड करूँगा आप वीडियो को पूरा देखें। हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको पता चल जाएँ। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा गैजेटेरियन चैनल में। मेरा नाम है विशाख। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले प्रोसेसर होता क्या है। जिस तरीके से कार का इंजन है या ह्यूमन बॉडी का ब्रेन है, ठीक वैसे ही एक स्मार्टफोन या एक डिवाइस का प्रोसेसर होता है। प्रोसेसर का काम क्या है? मान लो आप इंस्टाग्राम खोलना चाहते हो, आपने इंस्टाग्राम के आइकन पर क्लिक किया तो ये जो सिग्नल है ये प्रोसेसर के पास जाता है बाइनरी फॉर्म में, मतलब 1 और 0 के फॉर्म में, और प्रोसेसर समझ जाता है आप इंस्टाग्राम खोलना चाहते हो। तो जो डिज़ायर्ड रिजल्ट, डिज़ायर्ड आउटपुट है, मतलब इंस्टाग्राम वो खोल देता है आपके लिए। यही काम है प्रोसेसर का, और ये काम मिली सेकेंड्स में होता है, मतलब एक सेकंड के भी एक बहुत छोटे से भाग में होता है। इतना फास्ट प्रोसेसिंग होता है आजकल के डिवाइसेस में। दोस्तों, सबसे पहले हमें देखना है प्रोसेसर का डिज़ाइन। जिस तरीके से एक बिल्डिंग को बनाने से पहले उसका आर्किटेक्चर, उसका डिज़ाइन देखा जाता है, ठीक उसी तरीके से एक प्रोसेसर को बनाने से पहले प्रोसेसर का डिज़ाइन, प्रोसेसर का आर्किटेक्चर देखा जाता है। जहाँ तक बात है प्रोसेसर डिज़ाइन की, एक कंपनी है ARM, ARM फुल फॉर्म है एडवांस्ड रिस्क मशीन। यहाँ रिस्क RISK रिस्क नहीं है, RISC रिस्क है। इसका फुल फॉर्म है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। ये जो कंपनी है ARM, ये प्रोवाइड करती है क्वालकॉम जैसी कंपनीज को अपना प्रोसेसर आर्किटेक्चर एक लाइसेंस के साथ, ताकि क्वालकॉम जैसी कंपनीज ARM के डिज़ाइन पे अपना चिपसेट्स बना सकें। दोस्तों, ARM का जो R है, ARM में जो R है, दैट स्टैंड्स फॉर रिस्क, RISC रिस्क, जिसका फुल फॉर्म है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, आजकल के स्मार्टफोन के जो चिपसेट्स हैं वो साइज़ में बहुत छोटे हो गए हैं, एक फिंगर नेल के बराबर, मतलब एक नाखून के साइज़ के हो गए हैं। अगर इनके प्रोसेसिंग पावर की बात की जाए तो पहले के ज़माने के सुपर कंप्यूटर से भी ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं ये चिपसेट्स। और जब मैं पहले के ज़माने बोल रहा हूँ तो मैं कोई 100 साल पीछे की बात नहीं कर रहा हूँ। 20-25 साल पहले जो सुपर कंप्यूटर्स आ रहे थे उससे ज़्यादा पावरफुल चिपसेट्स अब स्मार्टफोन में आने लगे हैं। सारी कंपनीज ARM से ही प्रोसेसर डिज़ाइन क्यों खरीदती हैं? इसका सिंपल सा रीज़न है, ARM के जो डिज़ाइंस होते हैं वो लेस पावर कंज्यूम करते हैं, मल्टीपल टास्किंग आप आराम से कर सकते हैं, स्मॉल साइज़ के होते हैं और लो कॉस्ट में आ जाते हैं। तो यही कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से सारी कंपनीज ARM से ही डिज़ाइन खरीदती हैं। और जहाँ तक बात है प्रोसेसर डिज़ाइंस की, कॉर्टेक्स A सीरीज़ जो पूरा है वो सारे प्रोसेसर डिज़ाइंस हैं, जैसे कॉर्टेक्स A9, A12, A15, A53, A77, ये सारे प्रोसेसर डिज़ाइंस हैं। और जैसे जैसे ये नंबर बढ़ते जाता है प्रोसेसर डिज़ाइंस बेहतर होते जाते हैं, यानी कॉर्टेक्स A77 बेहतर डिज़ाइन होगा कॉर्टेक्स A53 के कंपैरिजन में। दोस्तों, ये जो पहला फैक्टर है प्रोसेसर डिज़ाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि यही ऐसा फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है, जो बता देता है कि जो फाइनल डिवाइस बनेगा उसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स चल पाएंगे। और यही वो फैक्टर है जो बताता है कि इसके इर्द गिर्द इसके जो सराउंडिंग कंपोनेंट हार्डवेयर्स होंगे वो कौन से होने चाहिए। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मान लीजिए आपको नींबू पानी बनाना है। अब आपने नींबू डाला नींबू पानी बनाने के लिए उसमें, लेकिन अगर आप नींबू के कंपैरिजन में, नींबू को ध्यान में रखते हुए कितना नींबू आपने डाला है उतना अगर आप चीनी नहीं डालोगे तो जो आपका फाइनल नींबू पानी बन के आएगा उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं होगा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो जितना आपने नींबू डाला है उसके कंपैरिजन में ही आपको चीनी डालना होगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी है, कौन सा प्रोसेसर डिज़ाइन आपने लगाया है इसी पे निर्भर करेगा कि अगल बगल के जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स होंगे वो कौन से होंगे, ताकि जो फाइनल डिवाइस निकल के आए वो बिल्कुल अच्छा हो। दोस्तों, प्रोसेसर डिज़ाइन के बाद हमें देखना है सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। जो चिपसेट है उसके अंदर बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं, और इन ट्रांजिस्टर्स के अंदर जो पाथ है उसका विड्थ जितना कम होगा प्रोसेसर उतना ही पावरफुल होगा। मैं समझाता हूँ ऐसा क्यों है। जो विड्थ है अगर वो कम होगा, एक्चुअली होगा क्या, ट्रांजिस्टर के अंदर से करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो इज़ नथिंग बट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है मतलब करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर विड्थ कम होगा ट्रांजिस्टर के अंदर के पाथ का, तो इलेक्ट्रॉन को इस साइड से उस साइड जाने में टाइम कम लगेगा,
टाइम कम लगेगा तो स्पीड ज़्यादा होगा, तो प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा होगा ओवरऑल प्रोसेसर का। और साथ ही साथ अगर टाइम कम लग रहा है तो एनर्जी कंजम्पशन भी कम होगा, तो बैटरी यूजेज भी ओवरऑल डिवाइस का कम होगा। इसको मेजर किया जाता है नैनोमीटर्स में। नैनो मतलब 10⁻⁻⁹, बहुत ही छोटा हुआ ये। सैमसंग का एक्जीनोस 990 जो प्रोसेसर है वो बेस्ड है 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे, और एप्पल का A13 बायोनिक जो है वो भी बेस्ड है 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे। पर जो नया वाला एप्पल का A14 बायोनिक आने वाला है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होगा। मतलब आप सोच सकते हैं कितना पावरफुल प्रोसेसर होगा। और जब ये ट्रांजिस्टर के अंदर का जो पाथ लेंथ है ये कम हो जाता है ना, तब ओवरऑल ट्रांजिस्टर का साइज़ भी छोटा हो जाता है। तो ओवरऑल ट्रांजिस्टर भी अगर साइज़ में छोटा हो गया तो सेम चिपसेट के एरिया में आप और ज़्यादा ट्रांजिस्टर डाल सकते हैं। इसीलिए A13 बायोनिक में जो 8.5 बिलियन ट्रांजिस्टर्स थे वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है A14 बायोनिक में 15 बिलियन ट्रांजिस्टर्स के साथ A14 बायोनिक चिप आएगा। मतलब एप्पल तो टेक्नोलॉजी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है सच में। दोस्तों अगला पॉइंट है नंबर ऑफ कोर्स। लेकिन अगले पॉइंट पे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसा लगता है कि ऑक्टा कोर, क्वाड कोर या हेक्सा कोर से बेटर है, तो आपका ये डाउट मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से क्लियर करना चाहता हूँ। मान लीजिए एक एग्जाम हॉल है, उसमें 2 स्टूडेंट्स हैं A और B। दोनों को एक एक क्वेश्चन पेपर दिया गया जिसमें 6 सवाल हैं और सेम क्वेश्चन पेपर दोनों को दिया गया 1 घंटे के टाइम के साथ। अब पहले आधे घंटे में A जो है वो टीचर को अपना आंसर शीट सबमिट करके चला गया एग्जाम हॉल के बाहर। अब टीचर ने देखा कि A जो है उसने एक भी क्वेश्चन को ढंग से सॉल्व नहीं किया है, ना प्रॉपरली फॉर्मूले डाले हैं, ना प्रॉपर कैलकुलेशन किया है और ना सही से आंसर लिखा है। फिर 1 घंटा बीता और B ने सबमिट किया। B भले ही 1 घंटा लिया लेकिन सारे क्वेश्चंस को उसने प्रॉपरली सॉल्व किए, प्रॉपर फॉर्मूले बैठाए, प्रॉपर कैलकुलेशन किया और सही तरीके से सारे आंसर्स निकाले। अब आप मुझे बताइए, क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि A B से फास्ट है? ये बिल्कुल ऐसा ही सिचुएशन है जैसा हम ऑक्टा कोर या क्वाड कोर, हेक्सा कोर की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमें देखना होगा कि जो टास्क है, जो काम है, जो सवाल हैं वो प्रॉपरली सॉल्व होने चाहिए। अगर वो प्रॉपरली सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो हम 2 चीज़ को कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये जो सवाल है, ये अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो ये है पहले प्रोसेसर डिज़ाइन और फिर सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। अगर ये चीज़ें कंपेरेबल हैं तब हम 2 प्रोसेसर को बोल सकते हैं कि हाँ, एक में कोर ज़्यादा है तो पहले वाले से ज़्यादा अच्छा होगा दूसरा वाला। ठीक उसी तरीके से जैसे A ने प्रॉपरली क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किए तो हम नहीं बोल सकते A B से फास्ट है। अगर A प्रॉपरली क्वेश्चन सॉल्व किया होता B की तरह और A आधा घंटे में पेपर सॉल्व कर लिया होता, तब हम बोल सकते थे कि A B से ज़्यादा फास्ट है। और हाँ, A B से ज़्यादा फास्ट है और ज़्यादा स्पीड है A का। लेकिन जब A ने सॉल्व ही नहीं किया तो हम कैसे बोल सकते हैं? ठीक ये वही वाला एग्जाम्पल है जो प्रोसेसर के साथ है। तो पहले आपको देखना पड़ेगा प्रोसेसर आर्किटेक्चर और उसके बाद सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। अगर ये दोनों चीज़ें कंपेरेबल हैं तब हम बढ़ सकते हैं नंबर ऑफ कोर्स की तरफ। क्या ये बात क्लियर है? अब चलते हैं नंबर ऑफ कोर्स के तरफ। क्वाड कोर मतलब 4 कोर, हेक्सा कोर मतलब 6 कोर, ऑक्टा कोर मतलब 8 कोर और डेका कोर मतलब 10 कोर। इसको अगर हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट करें तो मान लीजिए एक फैक्ट्री है जिसमें शर्ट्स बनते हैं और उसमें एक लेबर गया और उसको एक शर्ट को बनाने में 1 घंटा लगता है और उसको 8 शर्ट्स बनाने हैं उस फैक्ट्री में। तो अगर वो अकेले बनाता है तो उसको 8 शर्ट बनाने में, हर एक शर्ट को बनाने में 1 घंटा लगता है, तो 8 शर्ट को बनाने में 8 घंटे लगेंगे। अब उसने अपने दोस्त को भी बुला लिया, दोनों लेबर हैं, दोनों मिल के काम कर रहे हैं। तो अगर हर एक शर्ट को बनाने में 1 घंटा लगता है तो दोनों मिल के बनाएंगे तो 4 घंटे में 8 शर्ट्स बन जाएंगे। अब और लेबर्स आ गए और टोटल 8 लेबर हो गए। 8 लेबर अगर मिल के प्रोड्यूस करें शर्ट्स को, जिसको एक को बनाने में 1 घंटा लगता है, तो 8 एक साथ काम करेंगे और एक ही घंटा में 8 शर्ट्स बन जाएंगे। दूसरा एग्जांपल ये हो सकता है, मान लीजिए एक लेबर है, वो एक हाथ से एक शर्ट बना देता है, तो 2 हाथ से वो 2 शर्ट बना सकता है एक टाइम पे, मतलब आधा टाइम लगेगा। तो 8 शर्ट्स को बनाने में 4 घंटे लगेंगे। मान लीजिए कोई ऐसा लेबर है जिसके 4 हाथ है, 4 हाथ है तो फिर 8 शर्ट्स बनाने में उसको 2 घंटे लगेंगे। और अगर 8 हाथ है उस लेबर के तो 8 शर्ट्स को बनाने में उसको 1 घंटा लगेगा, क्योंकि हर एक हाथ से वो एक ही घंटे में एक शर्ट बना देगा। तो यही है कोर। जितने कोर होंगे प्रोसेसर के, प्रोसेसर उतना ही एफिशिएंटली, उतना ही फास्ट काम कर पाएगा। क्या ये क्लियर है? अगला पॉइंट है क्लॉक स्पीड या फ्रीक्वेंसी, या जिसको गीगाहर्ट्ज में मेजर किया जाता है। जनरली गीगाहर्ट्ज में जो दिया रहता है 2.3 गीगाहर्ट्ज, 2.5 गीगाहर्ट्ज, ये है फ्रीक्वेंसी या क्लॉक स्पीड।
इसका अगर यूनिट बोले तो ये है जॉब्स पर सेकेंड। हर्ट्ज जो इसका यूनिट होता है ना, गीगा हर्ट्ज, गीगा मतलब 10⁹, 1 बिलियन इज़ अ गीगा और हर्ट्ज इज़ पर सेकेंड। तो बेसिकली ये है जॉब्स पर सेकेंड का कैलकुलेशन कि एक सेकेंड में कितना काम हो रहा है प्रोसेसर के तरफ से। तो 1 गीगाहर्ट्ज़ मतलब हर सेकेंड में 10⁹, मतलब हर सेकेंड में 1 बिलियन या 100 करोड़ बार प्रोसेसर काम कर रहा है। 2.3 गीगाहर्ट्ज़ मतलब 2.3 बिलियन टाइम्स एक सेकेंड में प्रोसेसर काम कर रहा है। तो ये होता है क्लॉक स्पीड। आपने देखा होगा प्रोसेसर में लिखा रहता है कि प्राइमरी कोर का क्लॉक स्पीड है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ या 2.3 गीगाहर्ट्ज़, फिर सेकेंडरी का है 1.7 गीगाहर्ट्ज़, ऐसे लिखा रहता है स्पेसिफिकेशंस में स्मार्टफोन वगैरह के। अब दोस्तों एक सवाल दिमाग में उठता है कि सारे कोर्स का क्लॉक स्पीड सेम क्यों नहीं होता है। सारे कोर्स को हमें टॉप नॉच क्लॉक स्पीड पर डाल देना चाहिए, मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन बहुत एफिशिएंटली काम करेगा, बिल्कुल। लेकिन इससे प्रॉब्लम ये होगा कि अगर आपने सारे कोर्स को टॉप क्लॉक स्पीड पर डाल दिया तो बैटरी ड्रेन इतना फास्ट होगा स्मार्टफोन का कि वो कंज्यूमर्स को बर्दाश्त नहीं होगा। मतलब अगर सारे कोर्स टॉप क्लॉक स्पीड पे काम करें तो हो सकता है जो स्मार्टफोन आपका नॉर्मली 10 घंटा चलता वो हो सकता है 1.5-2 घंटे में ही ड्रेन हो जाए पूरा। अब एक बात बताइए, जो कंज्यूमर है उसको तो बैलेंस्ड आउटपुट चाहिए एक सब्सटैंशियल टाइम पीरियड के लिए, उसके बाद वो भले ही चार्ज में लगाने के लिए रेडी है। लेकिन ऐसा तो है नहीं ना कि चार्ज में उसने लगाया, फुल चार्ज होने दिया, अब निकाला वो कुछ काम कर रहा है, 1.5 घंटे या 2 घंटे में ही बैटरी पूरी ड्रेन हो गई। तो ये तो किसी कंज्यूमर को बर्दाश्त नहीं होगा। तो इसीलिए मोबाइल को और कोर्स को इस तरीके से ऑप्टिमाइज़ किया जाता है कि स्पीड में भी कमी देखने को ना मिले और बैलेंस्ड आउटपुट एक लंबे समय तक आए, क्योंकि बैटरी का भी ध्यान रखना है। कंज्यूमर को क्या मतलब है क्या क्लॉक स्पीड है, कंज्यूमर के एक्सपीरियंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और एक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ टाइम तक उसको एक बैलेंस्ड आउटपुट मिलना चाहिए। इसीलिए अलग अलग क्लॉक स्पीड डाला जाता है अलग अलग कोर्स का। तो दोस्तों ये वो 4 पैरामीटर्स थे जिनके बेसिस पे 2 प्रोसेसर्स को कंपेयर किया जा सकता है। पहला है प्रोसेसर डिज़ाइन या प्रोसेसर आर्किटेक्चर। ये कॉर्टेक्स ए सीरीज़ में जो नंबर होगा A5, A7, A9 या A15, A53, A77, ये जो नंबर है ये जितना बढ़ते जाएगा डिज़ाइन उतना बेहतर होते जाएगा। दूसरा है सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, ये नैनोमीटर्स में जितना कम होगा प्रोसेसर उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तीसरा है नंबर ऑफ़ कोर्स, अगर पहले दोनों कंपेरेबल हैं तो तीसरे में जितने ज़्यादा कोर्स होंगे उतना ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर होगा। और चौथा है क्लॉक स्पीड या फ्रीक्वेंसी या गीगाहर्ट्ज़, ये भी अगर पहले 3 कंपेरेबल हैं तो ये चौथे में ये जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर निकल के आएगा। तो दोस्तों ये था मोबाइल प्रोसेसर से रिलेटेड वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट और ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो मैं आपको बोलूँगा एक बार फिर से वीडियो को बैक करके देख लें पूरा, मुझे यकीन है आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भी अगर कोई डाउट आपको रहता है तो मैं कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपने कुछ सीखा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। शेयर कर दीजिए इसको अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जिनको भी इस कॉन्सेप्ट को जानना है, इस टॉपिक को जानना है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियोज़ डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो थैंक यू गाइज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।